बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। सबसे पहले आप सबको, तमाम अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक हों और अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल फरमाए और जो कोई भी आपने कुर्बानी की है उस कुर्बानी को भी कबूल फरमाए। इस मौके पे पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की मुश्किलात को ज़रूर याद रखिएगा और अपने वतन के लिए ख़ास तौर पे दुआएं करें। और जो कुर्बानी हम दे रहे हैं अल्लाह की राह में, और उसका अजर हमें तो मिलना ही मिलना है, लेकिन उसके सदके पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए आसानियां अल्लाह ताला फरमाए, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल जो है वो बदस्तूर ख़राब है और फिस्तायत, डिक्टेटरशिप बदतरीन किस्म की मुसल्लत है। कुछ खबरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अदलिया से हौसला अफजा खबरें बदस्तूर आ रही हैं और एक और अहम रहनुमा की रिहाई हुई है। उस रहनुमा को बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया और बहुत ज़्यादा उस पर जुल्म किया गया और गैर इंसानी सलूक किया गया, लेकिन वो अहम रहनुमा जो है वो मर्द कलंदर की तरह डटा रहा और उसने इस फिस्तायत का मुकाबला किया और उसका जो रुझान और उसका वोट और उसका अज़्म और उसकी हिम्मत जमहूरियत के साथ रही, आइन के साथ रही, कानून के साथ रही। उसकी तरफ भी आते हैं। अदलिया से कुछ और भी अच्छे फैसले आ रहे हैं, अच्छी हवाएं आ रही हैं, लेकिन उन हवाओं को दबाने के लिए जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो बहुत बड़ी रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लॉलीपॉप दिया हुआ है एक्सटेंशन का कि जनाब हम आपको एक्सटेंशन देंगे। उसके बारे में भी कि उसका इम्कान कितना है। मुझे नहीं लगता कि वो इस मकसद में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा खेल खेलना पड़ेगा अगर काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन देनी है, जिसका अभी करीब करीब कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। और उसकी वजह यह है कि जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं और जिस तरीके से ऑनरेबल जजेस हिम्मत कर रहे हैं और हौसला कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और एक एक बात को अब डिस्क्लोज कर रहे हैं, जो उनको धमकियां दी जा रही थी, ब्राइब किया जा रहा था, वो सब का सब मंजर आम पे आ रहा है, इसलिए उसका इम्कान बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी काजी फाइज ईसा साहब को अददी अक्सरियत अब हासिल नहीं रही और जो भी वो कदम उठाते हैं वो उल्टा पड़ जाता है। बहरहाल कुछ खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आते हैं जी दीगर मामलात की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में जो इस वक्त खासतौर पर पंजाब में, इस्लामाबाद में जो क्रैकडाउन शुरू किया गया और दहशतगर्दी के झूठे मुकदमा दर्ज किए गए, उसकी उन्होंने मुकम्मल तौर पे मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि ये हमारी तहरीक जो है वो किसी भी सूरत में रुकेगी नहीं और ये ईद के बाद, यानी कि ईद की छुट्टियों के बाद इस तहरीक को मजीद मुतहर्रक किया जाएगा, मुअस्सर अंदाज में इसको आगे बढ़ाया जाएगा और मुल्क पर काबिज जो मैंडेट चोर हैं इनका तसल्लुत किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा और इन्हें मजीद मोहलत कौम नहीं देगी, क्योंकि ये कौम के मैंडेट पे डाका डालकर बैठे हैं और इसलिए शख्सी आमरीत का पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं। शख्सी आमरीत पहले भी नाकाम हुई और अब भी होगी। और अगर कोई ये समझता है कि पुरअमन एहतजाज और वर्कर्स कन्वेंशन के मुनक़द करने को भी अगर वो जुर्म समझता है, और तो फिर ये जुर्म बार बार होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे नहीं हटेगी और इन फिस्तायत और लाकानूनी निज़ाम के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत भी की जाएगी और भरपूर तहरीक भी चलाई जाएगी। ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब कैदी नंबर 804 ने एक स्टेटमेंट, इंतहाई अहम स्टेटमेंट इशू की है जी। उन्होंने कहा कि हमारे पुलिस के सिपाहियों और फौजी जवानों को जिस अंदाज में निशाना बनाया जा रहा है वो निहायत अफसोसनाक है, क्योंकि हम रोजमर्रा बुनियादों पर उन्हें अपनी जानों के हाथ धोते देख रहे हैं और मगर अस्करी खुफिया एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसीज दहशतगर्दों की मौजूदगी और नकलो हरकत के हवाले से बरवक्त मालूमात जमा करने की बजाय तहरीक इंसाफ से मुताल्लिका मुकदमात की समाअत करने वाले इस्लामाबाद और इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के जजों पर गैर कानूनी दबाव डालने और उन्हें डराने, धमकाने, हरासा करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जबकि सियासी और सोशल मीडिया वर्कर्स और इनके रिश्तेदारों के साथ
صحافیوں کو جبرن اغوا کرنے یا جعلی الزامات کی پاداش میں انہیں گرفتار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے نام تازہ ترین خط اور اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھے گئے خط نے عدالتی امور میں بڑے پیمانے پر انٹر سروسز انٹیلیجنس کی مداخلت پر کا پردہ چاک کر دیا ہے، اور جو اب بھی پوری ڈھٹائی سے جاری اور ساری ہے، جہاں عسکری خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے سمندر پار مقیم اوورسیز پاکستانیوں اور سپورٹرز، قائدین اور ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے اراکین کے خلاف دور نوآبادیات یعنی کہ کلونیلزم کا اجتماعی سزا کی جو تصور ہے اس کو دوبارہ لایا جا رہا ہے، اور ان کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو پاکستان میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، اور بالکل اسی طرح آزمایا جا رہا ہے جیسے بھارتی فوج اپنے زیر قبضہ جموں اور کشمیر میں استعمال کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ غیر یقینی کی کیفیت بڑھ رہی ہے، اور ملک میں مزید انتشار کی جانب ہم جا رہے ہیں، اور قانون کی حکمرانی کی عدم موجودگی میں معیشت براہ راست متاثر ہو رہی ہے، اور یہ معیشت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک پاکستان میں لاقانونیت، فسطائیت اور ڈکٹیٹرشپ ختم نہیں کی جائے گی، اور پاکستان کے عوام کی حقیقی منتخب نمائندہ حکومت جب تک پاکستان میں قائم نہیں کی جائے گی، یہ معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اور سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی بھی اسی لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے، اور پاکستان کو سرمایہ کاری درکار ہے، اور سمندر پار پاکستانی ہماری سب سے بڑا اس وقت سرمایہ ہے، اثاثہ ہیں، لیکن ہم انہیں دشمنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، اور دشمنوں کی طرح انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو۔ اس لیے انہوں نے کہا، عمران خان صاحب نے، کہ عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ خصوصاً سپریم کورٹ سے انہوں نے کہا کہ میری درخواست ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی گزارشات اور تاثرات کی روشنی میں اس معاملے کو دیکھیں، اور نظام عدل میں آئی ایس آئی اور مقتدرہ کی مداخلت کا قلقمہ کرتے ہوئے نظام انصاف کو بچائیں۔ اس سے ہماری افواج کی ساکھ بھی بری طرح مجروح ہو رہی ہیں۔ جب تک عدلیہ کی آزاد حیثیت کی بحالی کے لیے قانونی کارروائی نہیں کی جاتی، ملکی معیشت کو مزید ناقابل تلافی نقصان کا سامنا رہے گا۔ عمران خان صاحب نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ تمام اہل وطن کو انہوں نے عید مبارک بھی دی، عید مبارک کی، اور خوشیوں میں انہوں نے کہا کہ میں بھی شریک ہوں، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ عید الاضحیٰ قربانی کے جذبے کو اپنانے کی علامت ہے، جس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے، لیکن بدقسمتی سے چند افراد کی انا اور نفس امارہ کی پرستش ہمارے معاشرے کی ہر ادارے کی تنزلی اور اخلاقی تنزلی کا باعث بھی بنی ہوئی ہے۔ پاکستان کرکٹ کی حالات بتاتی ہے کہ جس طرح ایک فرد کی انا اور اس کے نتیجے میں اقربا پروری نے پاکستان کو پہلے ہی تباہی کے دہانے پر دھکیل دیا ہے۔ محسن نقوی کو آصف زرداری نے نہ صرف ایک بیٹا مانتے ہیں، جنہیں مسٹر 10% بھی جانا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ محسن نقوی صاحب کیونکہ آرمی چیف ہیں، عاصم منیر صاحب سے بھی ان کا خاندانی تعلق ہے، اور یہ تاثر عام ہے کہ وہ انہی کے لیے کام کرتے ہیں اور انہی کو رپورٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے پہلی بار وزیر اعلیٰ کے عہدے سے پہلے نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ عہدے سے نوازا گیا، اور پھر انہیں یہ جو نگران وزیر اعلیٰ کا دور تھا وہ سیاہ ترین دور تھا پاکستان کی سیاست کا، پنجاب کی سیاست کا، جس میں بہت زیادہ ظلم کیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تمام کردار آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے کہ وہ پنجاب میں الیکشن نہیں ہونے دیا، اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے آئین کے تحت ضروری تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ضروری ہے۔ اس نے قوم پر بے مثال مظالم بھی ڈھائے، گھروں کی توڑ پھوڑ کی، کارکنوں کو قتل کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ فاشزم کا ریکارڈ قائم کرنے کے بعد انہیں نہ صرف وزارت داخلہ کی حساس ذمہ داری بلکہ پی سی بی کے چیئرمین شپ سے بھی نوازا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نقوی نے ٹیم کی کارکردگی کو بڑھانے پر توجہ دینے کے بجائے اپنی تمام تر توانائیاں سیاسی مخالفین کو دبانے میں لگا دیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی حالیہ کارکردگی ظاہر کرتی ہے
کہ खिलाड़ी अपने हौसले पस्त कर रहे हैं क्योंकि टीम की सरबराही एक नाअहल टाउट के पास है। ये गलत तरजीहात मुल्क के अमन व अमान की सूरत हाल में भी अयां हैं। तमाम रियासती मशीनरी शहरियों के खिलाफ फस्तायत और तशद्दुद को हवा देने में मरकूज है कि जबकि अमन व अमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी है और जबकि अमन व अमान की सूरत हाल अबतर होने के साथ साथ दहशत गर्दी अरूज पर है और मईशत दम तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि जंगल का बादशाह जो बुनियादी हैसियत रखता है, अब इदारों की तबाही को रोकना चाहिए। ये वक्त दुरुस्त करने का है, ऐसा ना हो कि मुल्क का वही हशर हो जो 2024 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हुआ था। तो इमरान खान साहब एक्टिव हैं और न सिर्फ एक्टिव हैं बल्कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी की है और उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी की हैं कि मुज़ाकरात कैसे होने हैं और वो अपनी बात पर बदस्तूर कायम हैं कि मैंडेट चोरों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं करेगी, नून लीग से मुज़ाकरात नहीं होंगे और न सिर्फ नून लीग बल्कि पीपल्स पार्टी एमक्यूएम तीनों से नहीं होंगे, ये मैंडेट चोर हैं। दूसरी जानिब जो सबसे बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, अमजद खान नियाजी साहब, उनका ताल्लुक मियाँ वाली से है, रुकन कौमी असम्बली हैं, एक मारूफ सियासी खानवादे से ताल्लुक है, सियासी कारकुन हैं। उन्हें गिरफ्तार किया गया था, एक तवील अरसा से वो गिरफ्तार थे, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, हर तरह का तशद्दुद, हर तरह का गैर इंसानी सलूक किया गया और उनसे मुतालबा सिर्फ एक ही था कि वो किसी भी तरीके से इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो जाएं और ये जो रूल ऑफ लॉ की लड़ाई चल रही है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इस नैरेटिव से हट जाएं। लेकिन उन्होंने इनकार किया और तवील सोबतें बर्दाश्त की और उनकी सेहत भी बहुत बिगड़ गई है। जो तस्वीर आ रही हैं, काफ़ी उनके साथ बुरा सलूक किया गया। तो बहरहाल वो अब रिहा हो चुके हैं, अदालत ने उनको रिहा किया है और इस वक्त वो अपने अहले खाना के साथ हैं और दोबारा से वो एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने मैसेज दिया है कि वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, हक सच को नहीं छोड़ेंगे, रूल ऑफ लॉ पे कायम रहेंगे और अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। तो ये हैं अब तक की इत्तलाआत। बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।